गरीब का जादुई चूल्हा। गुनगुन बेटा, जल्दी से 2 रोटी थाली में रखो और वो सामने अंकल को दे दो। जी मासी जी, अभी दे देती हूँ। और गुनगुन थाली में 2 रोटी रखती है और सामने खड़े एक अंकल को दे देती है। ये लीजिए अंकल जी, आपकी थाली तैयार है। इस तरह गीता नाम की ये महिला और उसके साथ 10 साल की बच्ची गुनगुन एक खाने की ठेली लगाया करते थे। गुनगुन बचपन से ही गीता के साथ रह रही थी। गीता को गुनगुन एक रेलवे स्टेशन पर रोते हुए अकेली मिली थी। तब से लेके अब तक वो गीता के साथ ही है और गीता उसको अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। गीता का भी गुनगुन के सिवा अभी कोई नहीं था। वे दोनों खाने की ठेली लगाते थे। गीता हर रोज घर पर कुछ सब्जियां और रोटियां बनाया करती थी और फिर उनको अपने ठेले में रखकर बाजार में बेचा करती थी। इस काम में गुनगुन भी गीता की पूरी मदद किया करती थी। उससे वो दोनों जो कुछ भी कमा पाते थे, बस उसी से उनके घर का गुजारा चल रहा था। एक दिन गीता और गुनगुन अपनी ठेली लेकर बाजार जा रहे थे। तभी एक गाय बड़ी सी दुकान के सामने खड़ी हुई थी। मासी रुको, लगता है इस गाय को भूख लगी है। मैं इसे एक रोटी दे दूं? हाँ बेटा, दे दो। क्या हुआ, तुम्हें भूख लगी है क्या? ये लो, रोटी खाओ। गुनगुन एक रोटी निकालती है और उस गाय को खिलाने लगती है। तभी उस दुकान का मालिक बाहर आता है। तुम दोनों मेरी दुकान के सामने अपनी एक टूटी हुई ठेली लेकर यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो साइड करो इसे यहाँ से। माफ करिए, हम बस जा ही रहे थे। ये गाय भूखी थी इसलिए हमने खाना दे दिया। शामू, जल्दी बाहर आओ और ये आवारा जानवर भगाओ यहाँ से इसे, नहीं तो दुकान के अंदर आने का रास्ता गंदा कर देगी ये गाय। हट हट, चल निकल यहाँ से। और तुम दोनों भी यहाँ से जल्दी निकलो, जाओ जाओ। गीता और गुनगुन अपनी ठेली को उसके दुकान के सामने से हटा लेते हैं और आगे चले जाते हैं। जब वो आगे जाकर अपनी ठेली लगाते हैं, उनके पास एक औरत खाना लेने आती है। गीता, मुझे 4 रोटी और सब्जी दे दे। हाँ सुमन बहन, अभी देती हूँ। बेटा गुनगुन, 4 रोटी पैक कर दो। और गीता, कैसा काम चल रहा है तुम्हारा? मैंने सुना है वो मदन लाल तो बहुत ही महंगे दामों पर सामान बेचता है। वो इंसान तो बहुत लालची और बेरहम है। आज मैं उसके होटल के बाहर से आ रही थी तो उसने हमें वहां 2 पल के लिए भी खड़े होने नहीं दिया। और वहां एक गाय भी खड़ी थी, उसने उसे भी वहां से भगा दिया। इतनी बड़ी दुकान का मालिक अगर एक बेजुबान को रोटी नहीं खिला सकता तो वो किस काम का? ठीक कहा, ऐसे इंसान को तो भगवान एक दिन जरूर सबक सिखाएंगे। और वो औरत वहां से खाना लेकर चली जाती है। आज उनके पास बहुत कम लोग खाना खाने आए थे। आज तो बहुत कम लोग खाना लेने आए हैं। तभी उसके पास वो गाय आ जाती है और गुनगुन उसे देखकर बोलती है, अरे मौसी जी देखो, ये तो वही गाय है। हमारे पीछे देखो, यहाँ तक आ गई है। लगता है इसे और भूख लगी है। हाँ बेटा, चल 2 रोटी और डाल दे इस बेजुबान को। गुनगुन 2 रोटी निकालकर गाय को देती है, लेकिन वो गाय फिर भी वहां से नहीं जाती। मौसी जी, ये गाय क्यों नहीं जा रही? लगता है इसे और खाना चाहिए। लग तो ऐसे ही रहा है। लगता है कई दिनों से इसने कुछ नहीं खाया। गीता सारी रोटी उठाकर उस गाय को दे देती है और वो गाय सारी रोटियां खा लेती है। गाय माता, अब तो हमारी सारी रोटियां खत्म हो गई हैं। जितना खाना था सब हमने आपको खिला दिया। अब आप यहाँ से जाइए। तभी गाय एक सुंदर सी परी में बदल जाती है। मैं एक परी हूँ। लोग इन बेजुबान जानवरों को कुछ खाने के लिए नहीं देते, उन्हें ऐसे ही भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन आपने इस भूखी बेजुबान गाय को खाना खिलाया है। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। तभी वो परी अपनी शक्ति से एक चूल्हा लाती है और उनको बोलती है, ये एक जादुई चूल्हा है। आप इस चूल्हे से जो चाहे वो खाना मांग सकती हो।
आपको सब मिल जाएगा। और फिर वो परी वहां से चली जाती है। गीता और गुनगुन उस चूल्हे को लेकर घर जाते हैं। घर पहुंचकर गीता उस चूल्हे को रखती है। अब इससे खाना मांग कर देखती हूँ, मुझे दाल चाहिए। और तभी उसमें से दाल से भरा एक बर्तन निकलता है। अरे वाह मौसी, ये तो सच में एक जादुई चूल्हा है। अब गीता और गुनगुन उस चूल्हे की मदद से खूब सारा खाना बनाते और बेचने चले जाते। लोगों को उनका खाना बहुत पसंद आने लगा था और सब उनकी ठेली पर खाना खाने आते थे। गीता और गुनगुन गरीब लोगों को भी पेट भरकर खाना खिलाते थे। जल्द ही वे दोनों एक बड़ी सी दुकान खोल लेते हैं, जहां वे लोगों को दूसरी दुकानों के मुकाबले कम दाम पर खाना दिया करते थे। अब सब लोग गीता और गुनगुन की दुकान का ही खाना पसंद करते थे। ये देखकर दूसरी खाने की दुकान का मालिक बहुत परेशान था। आखिर इन दोनों के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि इतनी जल्दी टूटी हुई ठेली से इन्होंने इतनी बड़ी दुकान खोल ली, और इनके पास तो काम करने के लिए कोई नौकर भी नहीं है। आखिर ये दोनों इतने लोगों का खाना अकेले कैसे बनाती हैं? कौन सा जादू कर रही हैं? पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन जब इतने सारे लोग दुकान में सामान ले रहे थे, तभी वो दूसरी दुकान का मालिक चुपके से उनकी दुकान के अंदर घुस जाता है और वो दुकान के रसोई घर में चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि उनका रसोई घर तो पूरी तरह से साफ था, ना ही वहाँ सब्जियों से भरे कोई बर्तन थे और ना ही वहाँ कोई काम करने वाला। बस वहाँ पर एक चूल्हा पड़ा हुआ था। अरे ये क्या, ये दोनों मिलकर लोगों को खाना कहाँ से दे रहे हैं? यहाँ तो कोई भी सामान बनाकर नहीं रखा हुआ। तभी गुनगुन वहाँ आती है। गुनगुन को आता देख वो मालिक छुप जाता है। गुनगुन आकर चूल्हे से बोलती है, दाल और रोटी दीजिए। तभी चूल्हे से दाल और रोटियां बनकर आने लगी और फिर वो चूल्हा बंद कर देती है। ये सब देखकर दूसरी दुकान के मालिक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अच्छा, तो ये बात है, जादुई चूल्हा। मुझे कैसे भी करके ये चूल्हा चुराना होगा। रात होते ही वो उनकी दुकान पर आता है और जादुई चूल्हा चुरा लेता है। घर जाकर वो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। आप भी कुछ मांग कर देखो ना। वो उसे ऑन करता है और दाल रोटी मांगता है। तभी उस जादुई चूल्हे से दाल रोटी निकलना शुरू हो जाती है, लेकिन अब उससे वो चूल्हा बंद नहीं हो रहा था और देखते ही देखते उनका पूरा कमरा खाने से भरने लगा। हे भगवान, ये मैं कौन सी मुसीबत ले आया। अब इसे बंद कैसे करूं? अरे खड़ी खड़ी क्या देख रहे हो, जल्दी से इसे बंद करो। वही सोच रहा हूँ, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा। वो भागकर गुनगुन के घर जाता है और सारी बात बताता है। गुनगुन और गीता वहाँ जाकर उसे बंद करते हैं। ये एक जादुई चूल्हा है। ये सिर्फ गरीब लोगों की भलाई के लिए बना है। अगर कोई अपने स्वार्थ या लाभ के लिए इसका इस्तेमाल करता है तो उससे मुसीबत हो सकती है। कोई भी इसे चला तो सकता है, लेकिन इसे बंद नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर इस जादुई चूल्हे को चुरा लिया। मैं आगे से ये सब नहीं करूँगा। गीता उसे माफ कर देती है और वो दोनों चूल्हा लेकर अपने घर आ जाते हैं। बीटेक पानीपुरी वाली दमयंती आज बहुत खुश थी। उसकी जीवन का आधार पोती अंजलि आज इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने शहर जा रही थी। 70 वर्ष की उम्र में आज 30 वर्ष की महिला की तरह दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी। अरे पुनिया, थोड़ा सा दही लेकर आ अपने घर से। मेरी अंजलि आज पहली बार अकेले शहर जा रही है। दही खाकर जाएगी तो सारे काम अच्छे से होंगे। लाती हूँ, लेकिन तू अपने आप को संभाल, कल रात से जागी हुई है। कुछ हो गया तो फिर देखने वाला कोई भी नहीं है। अरे मुझे कुछ नहीं होने वाला, मुझे कौन सा कहीं दूर जाना है। अंजू के जाने के बाद तो दिन भर आराम ही करना है। बस जल्दी से अंजू इंजीनियर बन जाए, तब इसका हाथ किसी राजकुमार के साथ पिला कर गंगा नहाऊंगी। दादी, मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि नहीं करनी मुझे शादी वादी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती।
तांगे पर बैठकर अंजलि अपनी दादी और पुनिया के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचती है। दमयंती अपने पल्लू से बार बार अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। बेटी सरला और दामाद 15 वर्ष पहले ही रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब से वही अंजलि को पाल पोस रही थी। दादी देखो मेरी ट्रेन आ गई। चाचा थोड़ा तेज तेज हाँको ना तांगे को, वरना ट्रेन छूट जाएगी। बेटा तू जाकर अपनी सीट देख, हम तेरा सामान लेकर आते हैं। अंजू बेटा इस झोले में तेरे खाने का सामान है, रास्ते में खा लेना। ट्रेन का सामान नहीं खाना। बोतल में पानी रखा है वो पी लेना, और अजनबियों से ज्यादा बात मत करना, और ना ही उनकी किसी चीज को खाना। ठीक है दादी, सिग्नल हो गया है, मैं चलती हूँ। रोना मत और टाइम से खाना खाना। पुन्नी चाची दादी का ख्याल रखना। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म को छोड़ अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। इधर प्लेटफॉर्म पर दमयंती दहाड़ मारकर रोने लगती है। पुनिया और तांगे वाला मिलकर किसी तरह उसे घर लाते हैं। उधर दूसरे दिन अंजलि ट्रेन से उतरकर सीधे कॉलेज पहुंचती है। वहां पहले ही रोहन और उसकी टीम नए स्टूडेंट्स की रैगिंग कर रहे होते हैं। ओ मैडम, ये कबाड़ी का दुकान नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज है। अपनी कबाड़ कहीं और ले जाओ। भैया मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, वो लेट हो रही थी इसलिए सामान सब लिए डायरेक्ट स्टेशन से कॉलेज ही आ गई। क्या? मेरी कोई बहन नहीं है, मैं एक लौता बेटा हूँ अपने माँ बाप का। तुम देहाती लोग में यही एक बड़ा प्रॉब्लम है, जहां गई वही रिश्ता बनाने लगती हो। डॉली, इस बहन जी को जरा मेरे बारे में बताओ। हाँ बहन जी, किससे मिलना है तुम्हें? माली से मिलना है या किसी पियोन से? मुझे किसी से नहीं मिलना, बल्कि एडमिशन काउंटर पर जाना है। आज मेरा एडमिशन का लास्ट डेट है। प्लीज काउंटर किधर है बताइए ना। रोहन आंख मारते हुए, डॉली इसे 2 नंबर काउंटर पर भेज दो। वो सामने सीढ़ी देख रही हो, बस उसके बगल में गेट है, उस गेट को खोलकर घुस जाना। अंदर में तुम्हें एडमिशन का काउंटर मिल जाएगा। ओके थैंक्स सिस्टर। अंजलि जैसे ही गेट खोलकर अंदर जाती है, अंदर टॉयलेट देखकर वो वापस निकल आती है। सभी ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। अंजलि किसी तरह एडमिशन काउंटर पर पहुंचकर एडमिशन ले लेती है। उधर गांव में दमयंती के घर पर, दमयंती, ओ दमयंती, घर और जमीन के कागज कब दोगी? आज पूरा 1 साल हो गया तुम्हें पैसा लिए हुए, ना मूल दे रही हो ना सूद। अरे करौड़ी, मैं कौन सा भागी जा रही हूँ, पाई पाई मिल जाएगी। मेरी पोती को इंजीनियर तो बनकर आने दो। वो सब मैं नहीं जानता। 1 सप्ताह के अंदर अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो घर और जमीन सब मेरी हो जाएगी। इसके बदले मैं तेरी पोती की फीस भर दूंगा। गांव का होने के नाते इतना मैं कर सकता हूँ बस। इस तरह करौड़ी दमयंती की सारी जमीन लिखवा लेता है। अब दमयंती पुनिया के यहाँ रहती है और गांव में बर्तन मांजकर किसी तरह अपने दिन गुजारती है। इधर शहर में अंजलि की रूम पार्टनर सोनी उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। अंजलि, आज लास्ट सेमेस्टर का फीस भरने का आखिरी दिन है। अगर फीस नहीं भरी तो फाइनल एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। मुझे मालूम है बहन, दादी को 2 दिन पहले ही बता दिया था, लेकिन पता नहीं वो कैसे इंतजाम करेगी। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे पुन्नी चाची तुम? हाँ बेटी, अपनी दवाई लेने यहाँ आई थी। तेरी दादी ने ये पैसे भेजे हैं, रख ले। मुझे देर हो रही है, डॉक्टर के पास जाना है। अरे चाची रुकोगी नहीं? नहीं बेटी, डॉक्टर साहब फिर उठ जाएंगे, मैं चलती हूँ। पुनिया आंखों की आंसू छुपाते हुए तेजी से वहां से निकल जाती है। वहां शहर के सबसे बड़े सोनार के यहाँ दमयंती ने सुहाग की अंतिम निशानी गले का हार बेचकर अंजलि को पैसे दिए थे। अंजलि इन सब बातों से बेखबर फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर से पास करके अपने गांव पहुंचती है। पुन्नी चाची, अरे ओ पुन्नी चाची, मेरे घर में ताला क्यों लगा हुआ है और दादी कहाँ है? दादी अंदर है, अंदर चल। अरे बाद में आऊंगी चाची आपके घर, पहले थोड़ा अपने घर में जाकर फ्रेश हो लूं। दादी, ओ दादी, चलो चाबी ले आओ अपने घर की। देखो मैं बीटेक होकर आई हूँ।
तभी करोड़ीमल वहां आता है। चाबी? कैसी चाबी? किसके घर की चाबी? बेटी, ये अब घर मेरा है, तेरा घर बिक चुका है। करोड़ी चाचा, मुझे ऐसी घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपनी दादी से बात कर रही हूँ, बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ। बेटी अंदर चल, मैं तुझे सब बताती हूँ। अंजलि घर के अंदर जाते ही सन्न रह जाती है। एक खाट पर बूढ़ी बीमार दादी खांसते हुए उसे निहार रही थी। अंजलि को समझते देर नहीं लगती। दूसरे दिन वो वापस शहर जाती है, लेकिन लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। एक दिन बाजार में कॉलेज के बाहर पानी पूरी बेचने वाले से उसका सामना होता है। अंजलि बेटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भैया, काम की तलाश में भटक रही हूँ 1 महीने से, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। अब लगता है गांव वापस ही जाना पड़ेगा। बहुत उम्मीद लेकर आई थी यहाँ। तुम कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ। मेरा बेटा दुबई चला गया है और मुझे भी बुला रहा है। अब एक लौता बेटे के सिवा मेरा तो कोई भी नहीं है, इसलिए अगले हफ्ते मैं दुबई जा रहा हूँ। वैसे बिटिया, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। अरे भैया, मेरे ऐसे हालात देखकर आपको लगता है कि मैं कुछ बुरा मानूंगी? बिटिया, तुम्हें याद है एक बार जब लगातार बारिश हो रही थी तो तुमने 3 दिनों तक पानी पूरी अपने घर से बनाकर मुझे लाकर दी थी, और वो पानी पूरी इतनी टेस्टी थी कि 2 घंटे में ही सब बिक गए थे। हाँ भैया, आपको आज तक याद है। तो जब तक काम ना मिले तुम मेरी दुकान यूज कर सकती हो। वैसे भी मैं दुकान समेटकर दुबई जाने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें अपने ही कॉलेज के बाहर पानी पूरी बेचने में शर्म आ सकती है। शर्म कैसी भैया, बल्कि मैं तो बीटेक पानी पूरी वाली लिखकर पानी पूरी बेचूंगी। वाह, ये हुई ना बात। तो फिर कल से दुकान तुम्हारी। दूसरे दिन कॉलेज के ठीक सामने बीटेक पानी पूरी वाली साइन बोर्ड के साथ ठेला लग जाता है। कॉलेज के पास से गुजरने वाले लोग एक बार ठहरकर देखने लग जाते हैं। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं तो कुछ हौसला देते, पर जिसने भी पानी पूरी खाई उसके स्वाद के गुलाम हो गए। एक दिन, अरे डॉली, ये देख, बीटेक पानी पूरी वाली, ये तो अपनी कबाड़ वाली है। हाँ, ये तो वही है। अरे तू, मैंने कहा था ना कि तुम जैसे लोग कबाड़ का ही काम कर सकते हैं। रोहन, कम से कम कबाड़ का धंधा इससे तो अच्छा था। ये तो अपने कॉलेज की इज्जत ठीक सामने पानी पूरी बेचकर पूरी तरह से तार तार कर रही है। खैर, कबाड़ वाली, 2 प्लेट पानी पूरी पैक कर दे। हम यहाँ खाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते। और सुन, बचे पैसे ना टिप समझकर रख ले। आप बचे पैसे वापस रख लो और मुझे अपने काम करने में कोई शर्म नहीं है। अंजलि का व्यवहार और पानी पूरी की लाजवाब टेस्ट के कारण जल्द ही पूरे शहर में बीटेक पानी पूरी वाली फेमस हो जाती है। कई बड़े बड़े शहरों में बीटेक पानी पूरी वाली की ब्रांच खुल जाती है। अंजलि का नाम अब शहर के प्रसिद्ध करोड़पतियों में गिना जाने लगता है। अंजलि अब अपनी दादी के साथ शहर के बीचों बीच शानदार आलीशान बंगले में रहना शुरू कर देती है। हाय एवरीवन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। क्या आपका भी कोई ऐसा फ्रेंड है जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी हो और वो आज ऐसे फील्ड में है जिसमें अक्सर बहुत से लोगों को काम करने में शर्म आती है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें।